वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर धातु और अधातु से संबंधित प्रश्न। यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसको यह बताना है। तो धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा आघातवर्ध धातु है? तो यहाँ आघातवर्ध धातु की बात कहें तो वह धातु जिसे पीट कर बहुत पतला किया जा सके परंतु वह टूटे ना, इसे ही आघातवर्ध कहा जाता है। तो वह कौन सी धातु है? तो वह है सोना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसका सांकेतिक रूप बोले तो यह AU से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 79 है, ये भी आप याद कर लेंगे। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ चांदी है, तो चांदी का जो सांकेतिक रूप होता है वह होता है AG से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। और तांबा की बात करें तो इसे CU से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम को AL से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, ये आप नोट कर लेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसकी तन्यता सबसे अधिक है? तो यहाँ तन्यता की बात कही जा रही है। किसकी सबसे अधिक है तन्यता? तो यह है सोना, यानी कि सबसे ज़्यादा आघातवर्ध धातु भी सोना और सबसे ज़्यादा तन्यता भी सोना, ये आप नोट कर लेंगे। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 79 और इसे AU से सूचित किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यह धातु के किस गुणधर्म के कारण संभव है? तो यह धातु का कौन सा गुणधर्म है जिसके कारण 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो यह है इसकी तन्यता के कारण, क्योंकि इसे पीट कर बहुत लंबा किया जा सकता है, इसलिए यह संभव है। तो इसमें 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ सबसे अच्छा चालक की बात कही जा रही है, वह कौन है? तो वह है चांदी। चांदी का परमाणु क्रमांक है कितना? 47 और इसे AG से सूचित किया जाता है, ये भी आप याद कर लेंगे। यह विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है, ये आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। धातुएं जैसे डैश और मरकरी, ऊष्मा यहाँ होगा, ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। ठीक, तो कौन और मरकरी ऊष्मा का सबसे खराब चालक होता है? तो यह है लेड। नॉर्मली जो है धातुएं होती है वह ऊष्मा का अच्छा चालक होती है, परंतु लेड और मरकरी जो है यह ऊष्मा का सबसे खराब चालक होता है, ये आप नोट कर लेंगे। और बात करें यहाँ लेड की तो इसका सांकेतिक रूप होता है PB, यानी इसे PB से सूचित किया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वह है 82, ये आप याद कर लेंगे। और मरकरी की बात करें तो इसे Hg से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 80 है। ये सब मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये सबको एकदम एक बार जरूर से जरूर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी धातु को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो वह धातु क्या है ये आपको बताना है। तो वह धातु है पारा। नॉर्मली जो है धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु पारा यानी कि मरकरी, से मरकरी भी कहते हैं, ये आप याद कर लेंगे। ठीक, यह ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है और मरकरी का सांकेतिक रूप Hg है, ये मैं आपको बता दिया हूँ और इसका परमाणु क्रमांक 80 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी एकमात्र अधातु है जो कि
द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ अधातु की बात कही जा रही है, तो अधातु या तो ठोस अवस्था में पाई जाती है या तो गैसीय अवस्था में, परंतु यहाँ ब्रोमीन जो है यह एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, धातुओं का गलनांक समानता क्या होता है? तो यहाँ धातुओं का गलनांक समानता उच्च होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो यहाँ पे धातु का गलनांक सबसे कम किसका है ये आपको बताना है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि धातु का गलनांक उच्च होता है यानी हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं जिन्हें हम अपने हथेली पर ही रखेंगे तो वह हमारे बॉडी टेम्परेचर से ही वह पिघलने लगेगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 3 होगा, 1 और 3 दोनों, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बात आ गई। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कमरे के ताप पर मरकरी यानी पारा जो है पिघलने लगता है, ठीक, द्रव अवस्था में आ जाता है, परंतु यहाँ पे गैलियम और सीजियम की बात है जो कि कमरे के ताप से भी ऊंचा यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर के संपर्क में आने पर ये पिघलने लगते हैं। तो यानी कि आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब भी यह गैलियम और सीजियम की बात आएगी तो यह हमारा बॉडी टेम्परेचर यानी कमरे के ताप से भी उच्च ताप इसे चाहिए होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 दोनों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, समांतर धातुएं चमकीली होती हैं लेकिन कौन सी एकमात्र अधातु है जिसमें धातु की चमक होती है, ये आपको बताना है। तो वह धातु कौन सा है? तो वह धातु है आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आयोडीन की बात आई है तो आयोडीन का सांकेतिक रूप है यानी सूचित किया जाता है आई से, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 53, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो यहाँ कार्बन का कौन सा अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो वह है हीरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है और ग्राफीन और हीरा और फ्लोरीन ये सभी जो हैं कार्बन के अपरूप ही हैं, ये आप नोट कर लेंगे। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, 3 दे देते हैं, 1 नहीं दिया जाता है। तो ग्रेफाइट, ग्राफीन, हीरा और फ्लोरीन ये चारों ही कार्बन के अपरूप हैं, ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन एक अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है? तो यहाँ पर आप एक बात नोट कर लेंगे, वह यह कि अधातुएं जो कि विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का चालन करता है, यानी यह एक अपवाद है, ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतने मुलायम होते हैं जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? तो वह कौन सा धातु है जिसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं? तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि धातु बहुत कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये 3 ऐसे धातु हैं जिसे हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसे हम पनीर को आसानी से काट सकते हैं चाकू से, उसी तरह हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं। अब बात आई है यहाँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, तो यह पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में आता है, ये आप याद कर लेंगे, ग्रुप 1 में आता है और इनकी संयोजकता भी 1 होती है, ये आप याद कर लेंगे। इसकी संयोजकता भी 1 होती है और यह ग्रुप 1 में आते हैं। और बात करें तो इसे क्षारीय धातु कहा जाता है, ग्रुप 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है, ये आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया यह है। और इंग्लिश में यदि बोले तो अल्कली मेटल। तो दोस्तों इस प्रश्न में इतना ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व इतना कम है जो पानी पर भी तैरते हैं?
तो वह कौन सा धातु है जिसका घनत्व कम है, जो पानी पर भी तैर सकता है? तो वह धातु है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं पानी से भी कम इसका घनत्व होता है, जिसके कारण यह पानी पर भी तैरने लगता है। ये आप नोट कर लेंगे। तो इस प्रश्न में बस इतना ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे उच्च होता है? तो यहाँ धातु का गलनांक धातुओं में सबसे उच्च किसका है? तो वह है टंगस्टन। इसका संकेत होता है W और इसका परमाणु क्रमांक होता है 74। इसका गलनांक बिंदु जो होता है सबसे अधिक होता है, इसका वो गलनांक बिंदु है 3380 सेंटीग्रेड पे यह गलता है। ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। अधिकांश अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, जो जल में घुलकर क्या बनते हैं? तो वह जल में घुलकर क्या बनते हैं ये आपको बताना है। तो यह यहाँ पर दोस्तों आप एक बात नोट कर लेंगे, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसीलिए यह जल में घुलकर अम्ल बनाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। धातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं अधातु के ऑक्साइड जो हैं वह अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। तो धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? तो क्षारीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा परत बनाता है? तो यह काले रंग का कौन सा परत बनाएगा ये आपको बताना है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है यदि वह ठंडा है तो, लेकिन यदि कॉपर को गर्म कर दें तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर के ऊपर एक काले रंग का परत चढ़ जाएगा। यही परत कहलाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। लिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यहाँ उभयधर्मी ऑक्साइड की बात कही जा रही है। तो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी तो धातु के ऑक्साइड ही हैं, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, परंतु यह अम्लीय प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए हम इसे उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड यह क्षारीय के साथ साथ अभिक्रिया भी करेगा और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा, यानी जब यह क्षारीय के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह नमक और वाटर तब भी बनाएगा, नमक और वाटर, और जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी यह नमक और वाटर ही बनाएगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को वो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप वीडियो पॉज करके उन सभी बातों को एक बार ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट ही आप लोगों के लिए बहुत काम की है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। धातु के ऑक्साइड, धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि जो धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों प्रवृत्ति के होते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ किरोसिन होगा, किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो वह कौन सा है जिसे सुरक्षित रखने के लिए किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो वह है सोडियम और पोटेशियम। यह इतने रिएक्टिव होते हैं कि यह हवा के संपर्क में जैसे ही आते हैं इसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम
यहाँ एल्युमिनियम होगा, जिंक, लेड आदि जैसे धातु की सतह पर कौन सी एक पतली परत चढ़ जाती है? तो यह पतली परत होती है इसके ऑक्साइड की, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाता है तो इस पर एक पतली सी परत चढ़ जाती है, तो यह परत होती है इसके ऑक्साइड की। इसी तरह जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सभी बन जाते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि जब इन पर ये पतली परत चढ़ जाती है, यानी जब इसका एक बार ऑक्सीड्रेशन हो जाता है तो उसके बाद इस पर परत नहीं चढ़ती है, क्योंकि ये जो जिंक है, एल्युमिनियम है, ये सभी पर फिर से ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं रहता है। रहता कौन है? तो ये पतली परत है। यह इसीलिए फिर इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। उसके बाद होगा क्या, ये जो धातु है यह क्षरण से बच जाएगा। ये क्षरण से बच जाएगा क्योंकि इसे क्षरण से बचाएगा कौन? तो ये पतली परत। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी पतली परत होती है? तो इसके ऑक्साइड की पतली परत होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा है कि जब कॉपर को ऐसे ऑक्सीजन के संपर्क में रखो तो अभिक्रिया नहीं करेगा, परंतु हाई टेम्परेचर पर रखने पर यह अभिक्रिया कर लेगा। परंतु सोना और चांदी दो ऐसे धातु हैं जिसको यदि हाई टेम्परेचर पर भी मिल जाए तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ये आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैंने आपको बताया कि सोना का जो परमाणु क्रमांक है वह 79 है और चांदी का 47। ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो इसे संक्षारण से भी बचाती है? तो जब हमने अभी देखा कि एल्युमिनियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देते हैं तो इस पर एक पतली सी परत चढ़ जाती है और यही परत होती है इसके ऑक्साइड की। परंतु हमें क्या चाहिए? इस पर मोटी परत है। तो इसका एक बार ऑक्सीकरण हो जाने के कारण इस पर अब तो ऑक्सीकरण होगा नहीं, तो इसी को मोटा करने के लिए जो हम लोग अभी प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसे ही हम एनोडीकरण के रूप में जानते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।